स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज जो है दिस इज आवर ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसपे कि हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 27। बिफोर गोइंग टू प्रोसीड, दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी आरती साहनी। तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो एमपीपीएससी के मेंस के पेपर्स होते हैं उसमें अराउंड जो आपके इन टोटल 6 पेपर्स होते हैं, राइट? जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6। तो सारे जो आपके शुरू के 3 पेपर्स होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, सेकेंड लास्ट जो 2 होते हैं वो आपके जो होंगे 200 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट जो आपका ऐसे राइटिंग होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो इन सम जो है आपका 1400 मार्क्स का पेपर होता है, और फिर 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, जिसका आपका पूरा टोटल जो होता है 1575 से आपकी रैंक डिसाइड की जाती है, राइट? तो हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम जो है वो पूरे आपके लिए ये जो पेपर 1 टू पेपर 6 जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको भी पसंद आता है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बताइए कि इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में पीएससी में सच्ची बताऊं दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। बंदा मतलब ठीक है, चलिए, मतलब तब भी हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि हमारी टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, तो चलिए आज हम प्रोसीड करते हैं। लेकिन इस बिफोर गोइंग टू प्रोसीड आई विल टेल यू कि ये जो पूरा सिलेबस है वो हमारा 2020 का लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस है। कई बार जो बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम इसमें केस स्टडीज नहीं है, तो प्लीज बच्चों पहले एक बार आप जाके जो है सिलेबस का इंट्रो देखिए। मैंने आपको इंट्रो में ही पूरा बता दिया कि हम तो बेसिकली अभी जीएस पेपर मेन्स का पेपर 1 का पार्ट बी कर रहे हैं, तो उसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट की केस स्टडीज हट गई है, लेकिन कई सब्जेक्ट सिलेबस में आपका जो है एडॉन्स भी हुए हैं, है ना? तो वो जो एडॉन्स है या फिर डिलीशंस है उसको पूरा मद्देनजर है देखते हुए ही हमने आपका ये लिए ये गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो लेक्चर्स और को पूरा कंटेंट जो है आपके लिए तैयार किया गया है हमारी टीम के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हम शुरू के जो 15 लेक्चर्स है उसमें अराउंड 15 लेक्चर्स में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। देयर वी हैव स्टडीड अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, वर्ल्ड के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल फिनोमेनाज लाइक अर्थक्वेक क्यों होता है, सुनामी क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज कैसे इरप्ट होती हैं, है ना, प्लूटोनिक वोल्केनो क्या होते हैं, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, वेंट क्या होता है, ये सब चीजें अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं फिर से बोलूंगी कि आप पहले पुराने लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे प्रोसीड करिए। उसके बाद साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स, हमने इन सबको पढ़ा। फिर एट लास्ट हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग वर्ल्ड क्लाइमेट, लाइक जिसमें कि हमने सीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक रीजंस, क्लाइमेट चेंज होने के क्या कारण है, क्या रिपरकशंस है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमने ये सब पूरा कवर वर्ल्ड ज्योग्राफी के यूनिट 1 में कर चुके हैं। अभी हम जो है यूनिट 2 कर रहे हैं, जिसमें कि हम ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने शुरुआत में जो है बेसिक फीचर्स, फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया लाइक माउंटेन, प्लेन, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने स्टैम्प्स का और कॉफिन का क्लासिफिकेशन फॉर क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर इंडिया के रिस्पेक्ट पे जो है हमने जो है पूरा क्लाइमेट, ओरिजिन ऑफ द मानसून, क्लाइमेट और सीजन में क्या डिफरेंस होता है, प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे इंडिया में अलग अलग लोकेशन में कैसे चेंज होता है। उसके बाद एट लास्ट हमने क्लाइमेटिक रीजंस देखे, और उन क्लाइमेट रीजंस में हमने फिर एग्रीकल्चर कैसी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी होती है, फॉरेस्ट कैसा है, सॉइल कैसी है, हमने ये सब देखा। और अदर फिर आगे हम लेक्चर्स में जो है रॉक, मिनरल्स, ये सब भी देखेंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी एनर्जी की क्लास, है ना, कि कैसे कैसे इंडिया जो है एनर्जी की अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे जो है अटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसमें कि हम पॉपुलेशन के बारे में, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, डेथ रेट, ये सब चीजें जो ज्योग्राफिकल टर्म्स के ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाती है, रेलेवेंस है उनका, हम उन सबको कवर करेंगे। और एट लास्ट हम फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, जिसका कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई चेन कैसे चलती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो हम इन सब चीजों को कवर करते हुए वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिट 3, जिसमें कि हमें पूरा, जैसे हमने वर्ल्ड का, इंडिया का पढ़ा, ऐसी हमें फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, मिनरल, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, ये सब हमें मध्य प्रदेश की भी पढ़नी है ना। उसके बाद एट लास्ट
लास्ट हमें ट्राइब्स पढ़नी है, जिसमें कि बेसिकली हमारा मध्य प्रदेश तो एक तरीके से ट्राइबल एरिया ही जाना जाता है कि बहुत ज्यादा जो है ट्राइब्स हमारी मध्य प्रदेश में ऑल ओवर द इंडिया मिलती हैं। तो हम उन एक एक ट्राइब्स का कल्चर, उन एक एक ट्राइब्स का कौन से पर्टिकुलर रीजन में वो मिलती हैं, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड यूनिट 4, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लाइक ड्रिंकिंग वाटर कैसा होता है, ड्रिंकिंग वाटर में इतनी इम्प्योरिटीज कैसी आ जाती है, उन इम्प्योरिटीज को हम मैनेज कैसे करते हैं, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इरिगेशन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज में पढ़ा कि गवर्नमेंट की वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो है वो कैसे रन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ ली है, लेकिन इसी में हम उन फीचर्स को भी थोड़ा ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद हम वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी में मैं बोल रही थी कि जो हमारा के पहले केस स्टडीज भी रहते थे, लेकिन अब हम 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अब जो है हमारे इसमें कुछ जो जैसे 2011 की सुनामी आई थी, है ना, 2004 में जो 2011 में जो लैंडस्लाइड हुआ था उत्तराखंड वाले एरिया में, 2004 में जो है आपका बेसिकली जो सुनामी आई थी, पूरा जो कोस्टल रीजन बोलना चाहिए इंडिया का, तमिलनाडु केरला साइड, तो ये सब चीजें अब डिलीट हो गई। लेकिन एक बार हम इसका भी ओवरव्यू देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पूछ सकते हैं ना, क्योंकि सुनामी नॉर्मल कब सुनामी आई, सुनामी के क्या कारण थे, तो हम इस टाइप से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, ये सब कैसे की जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, क्या गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेती है क्या अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है या कोई डिजास्टर सिचुएशन अकर हो जाती है अपने देश में, तो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे उन स्टेप से प्रोसीड किया जाता है, हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे। और एट लास्ट जो है हमारी यूनिट 5 जो हो जाएगी पार्ट 5 की, पार्ट जीएस पेपर 1 की पार्ट बी की जो लास्ट यूनिट है, एडवांस टेक्निक इन ज्योग्राफी। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ड्यू टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमें ये पता चला कि साइक्लोन्स आने वाला है, इस बार हैवी प्रेसिपिटेशन रहेगा। तो ये सब जो है सैटेलाइट्स के थ्रू हमें ज्योग्राफिकल मैपिंग कैसे पता चलती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है, या सैटेलाइट्स की ग्लोबल पोजीशनिंग की वजह से जो हमारा ज्योग्राफी में एक तरीके से एनहांसमेंट हुआ है, हम उन सब चीजों को जो है यूनिट 5 में पढ़ेंगे बस। लेकिन जो पूरा आपका रिमोट सेंसिंग कैसे होता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इन डेप्थ जो आप बोलना चाहिए वो सब जो है हम जो पढ़ेंगे वो साइंस एंड टेक में जो हमारी फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी, राइट। तो चलिए हम आज के जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट बिफोर गोइंग टू प्रोसीड। हमारे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे जो है कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं, लाइक एमपीपीएससी का जो मेन अभी अपन पढ़ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर मेन सिलेबस। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सिलेबस इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। उसके बाद हमारी मेंस की मॉक टेस्ट, कई लोगों को लगता है कि नहीं हमारा कंटेंट पूरा तैयार है, हमें आता सब कुछ है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है, मॉक पेपर्स देने हैं, तो यू कैन ऑल्सो अवेल इट। आप प्री के भी मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं। और एट लास्ट जो है किसी को वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ दे वांट की पीडीएफ या फिर हमारा जो कंटेंट है, दे जस्ट वांट एन कंटेंट ऑफ इट, तो आप हमारी कंटेंट्स भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि हम पूरा आपको जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक जो है कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तब भी एट लास्ट अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट। आपको अगर इन सब में भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड, जिसमें कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा उस कोर्स के रिगार्डिंग, जितना भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें। ठीक है, और एट लास्ट तब भी अगर बिफोर ज्वाइनिंग 2 की कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्लियरेंस सेशंस आपको रखने हैं या क्लियर करना है चीजें कि क्या ये कोर्स में इंक्लूड रहेगा, एक्सक्लूड क्या क्या है, क्या क्या नहीं मिलेगा, किस कोर्स में कैसा रहेगा, मेंस के जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं तो क्या 2 वे मेथड होगा, मतलब पूरा जो आपको अगर प्रोसेसिंग पूरी समझनी है बिफोर ज्वाइनिंग, इनफैक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग 2 अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो है हम इस लेक्चर है हमारा स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। तो अगर इस मैप से ये इस डायग्रामेटिक फॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा है कि 59% जो है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होती है वो कोल से होती है। उसके बाद जो है हमारी फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पानी का जो डैम वगैरह से पानी छोड़ा जाता है और उसकी वजह से टरबाइन घूमते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो होते हैं 17% उनसे एनर्जी हमारी रिक्वायर मतलब फुलफिल होती है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी होती है हमारी 12%, नेचुरल गैसेस से होती है 9%, न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत कम मतलब स्कोप है, या मतलब अभी 2% ही, इतनी ज्यादा नहीं होता, और सिंपल जो ऑयल्स होते हैं है ना
उनका जो है 1% जो है ओवरऑल जो है एक तरीके से सम अप है हमारी इंडियन रिसोर्स में एनर्जी के सेक्टर में। तो सबसे पहले तो हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है कन्वेंशनल, जो कि बेसिकली हम बहुत पुराने समय से निकाले जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं, उसको यूज किए जा रहे हैं। कन्वेंशनल मतलब ही यही होता है कि पुराने जमाने से, सिंस बिगिनिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, जैसे कोल हुआ, ऑयल हुआ, नेचुरल गैसेज हुई, वुड हुई, एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएंगे ना, ये इनको रिन्यू भी नहीं किया जाता। कोल एक बार एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, जल गया, यूज कर लिया, तो उसको फिर से रिन्यू नहीं किया जाएगा, और ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। इनका कॉज ऑफ पॉल्यूशन और एग्जॉस्टेबल नेचर जो होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, और एग्जॉस्ट जब ये एनवायरमेंट पे होते हैं तो एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं। तो ये सब इसके नेगेटिव है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव भी है। जैसे इजी है, कन्वेंशनली यूज किया जा रहा है, तो हमें नई जो है इसके लिए स्टडी नहीं करनी, हमें पहले से पता है कि कोल का कैसे यूज करना, ऑयल का कैसे यूज करना है, नेचुरल गैसेस का कैसे यूज करना है, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वही अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये सब जो आपके क्या होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, मतलब ये अभी रिसेंट में नए नए जो है एनर्जी रिसोर्सेज जो बेसिकली इन्वेंट किए गए हैं, उनको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ये रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी फिर से रिन्यू हो सकती है, चीप होती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री होती है, डिग्रेड भी एनवायरनमेंट को कम करती है, और इनएग्जॉस्टेबल होती है, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी क्या है, आज जब तक धूप रहेगा तब तक रहेगा, तब तक इंसोलेशन रहेगा, जैसी सूरज की किरणें चली जाएंगी तो एनर्जी चली जाएगी, लेकिन कल दूसरे दिन फिर सूरज आएगा। तो बेसिकली क्या है कि एट लास्ट सोलर एनर्जी जो है लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। लेकिन वही जो कोल हुआ, वुड हुआ, एक बार जल गया तो फिर वो फिर से एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर वो फिर से नहीं आ पाएगा। तो ये चीज होती है हमारी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कई बार डायरेक्टली आपसे मेंस में इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स। ये भी एक फर्दर डिवीजन है एनर्जी का। तो बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जहां पे हम लाइफ का यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, क्रॉप्स हुए, एनिमल्स हुए, कोल और मिनरल। तो कोल और मिनरल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स ही तो है, उन्हीं के थ्रू ही तो बनाए जाते हैं ये रिसोर्सेज, है ना। एनर्जी जो बनती है वो फॉसिल फ्यूल्स की तो वजह से बनती है, तो लाइफ से ही तो बन रही है। तो ये क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि जीवन होता है। और वही दूसरी जगह एबायोटिक मतलब कि ये एक तरीके से नेचुरल होते हैं जिसमें कि लाइफ नहीं प्रेजेंट होती। लाइक वाटर है, वाटर में क्या लाइफ, लैंड हुआ, लैंड आपका बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल है, मिनरल्स हुए, तो इसमें एबायोटिक फैक्टर होता है, इसमें बिल्कुल लाइफ का कोई भी दूर दूर तक इनका लाइफ से कोई नाता नहीं होता। तो ये हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम अभी जो हम नॉन कन्वेंशनल की सोर्स की तरफ जब शिफ्ट हुए तो वो क्यों हुए, क्योंकि क्या हुआ कि ये है लिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल और कॉस्टली भी बहुत है, पॉल्यूशन भी बहुत मतलब एक तरीके से बांटते हैं, ये पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करते हैं, और एग्जॉस्टेबल भी है, खत्म भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, हमने कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नए नए जो है नई नई तकनीकें, नई नई रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, नए रिसोर्सेज निकाले। लेकिन क्या पता इन फ्यूचर ये भी खत्म हो जाए, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इनको एक तरीके से सस्टेनेबल यूज करना है, कि जैसे हमारी पुरानी जनरेशन हमारे लिए रिसोर्सेज छोड़ के गई है, ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है अब ये रिसोर्सेज छोड़ के जाएं। तो इसीलिए एनर्जी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो ये बोल रहे हैं कि आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन नॉट बी रिन्यूड इजीली। तो अभी तो ये नॉन कन्वेंशनल की बात ही नहीं कर रहे, कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम मान लीजिए कि बहुत ज्यादा नॉन कन्वेंशनल को भी यूज करने लगे, तो हो सकता है कि नॉन कन्वेंशनल भी एक समय के बाद नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल बन जाए, है ना। तो इसीलिए हमको उनको एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह उसका यूज करना चाहिए। और फिर ड्यू टू पॉल्यूशन, जैसे ये पॉल्यूशन बहुत करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसकी वजह से जो है पॉल्यूशन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो, मतलब क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, अल नीनो ला नीना का जो इफेक्ट पड़ा था अपन ने, जिसकी वजह से हमारा पूरा इंडियन मानसून जो है वो खराब हो जाता है। और इंडियन मानसून खराब होगा तो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज खराब हो जाएंगी, एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, और करीब इंडिया के तो 50% इकोनॉमी किसमें, एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें पॉल्यूशन तो करना ही नहीं है, हमारे को क्लाइमेट को चेंज
देश को तो मतलब क्लाइमेट को तो खराब करना ही नहीं है, और टू कंट्रोल एनर्जी क्राइसिस, और एट लास्ट क्या हो कि एनर्जी क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी। अब बिल्कुल एनर्जी की बिल्कुल ही एक तरीके से महामारी है, मतलब भीड़ भड़क्का बढ़ा है कि मतलब पेट्रोल पंप में लाइनें लगी है, मिल ही नहीं रहा, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, ऑयल ही नहीं मिल रहा, तो इस टाइप की एनर्जी की क्राइसिस ना हो एट लास्ट, एंड देयर इज नॉट एन इमिनेंट नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्स। तो इसीलिए जो है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है नीड पड़ा, और हमने फिर नॉन कन्वेंशनल लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीजों को नए रिसर्च के द्वारा नई चीजें जो है निकाल के लेके आए। ओके अब एनर्जी क्राइसिस बेसिकली क्या होता है, सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर लेस देन द डिमांड, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है और जो हमारी बेसिकली रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस टाइप की सिचुएशन ही ना हो जाए, इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, हम जो है इसको बचाते हैं, मतलब कि अपनी जो एनर्जी है उसको एक तरीके से एनर्जी को सेव करके रखते हैं ताकि एनर्जी क्राइसिस टाइप की सिचुएशन ना आ जाए। राइट, तो ये होता है कारण हमारा एनर्जी क्राइसिस को बचाने का, या एनर्जी क्राइसिस को हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पीछे की मेन वजह। ठीक है, इन अ पास्ट फ्यू डिकेड ड्यू टू हाई डिमांड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो मतलब जब डिमांड बढ़ जाएगी तो एनर्जी रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसीलिए वो शॉर्टेज को ना हो पाए, मतलब अवेलेबिलिटी इतनी रहे एनर्जी की कि सबको मिल पाए। तो बेसिकली क्यों होती है एनर्जी क्राइसिस लाइक की सिचुएशन, देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, मशीनों को चलने के लिए ऑयल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो ये सब चीजें क्या होती है, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और एनर्जी मिलती नहीं है तो फिर जो है एनर्जी क्राइसिस हो जाता है, जैसे ओवर पॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ लॉसेज, प्राइस जो ऑयल का प्राइस है, मिडिल ईस्ट कंपनीज है वो ज्यादातर क्या करती है, वो प्राइस को बढ़ा देती है। कई बार मिडिल ईस्ट में कई बार जो अटैक्स होते आते हैं, टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, तो इन सब वजह से भी क्या होता है, इन सब वजह से भी जो है मिडिल ईस्ट में हाइक्स हो जाते हैं, फिर प्रोडक्शन ही रुक जाता है आपका ऑयल का, तो इन सब वजह से भी एनर्जी क्राइसिस हो जाती है। और कई बार हम एनर्जी का यूज तो करते हैं, उससे ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, जब और किसी भी चीज का जब हम वेस्ट करेंगे तो एट लास्ट क्या होगा, वो हम ही को इम्पैक्ट करेगी, तो इसीलिए जो है एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब हम सबसे पहले मतलब कुछ एनर्जी जो हमारी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल को। तो क्वालिटी ऑफ द कोल जो है वो कार्बन के कंटेंट से, जैसे आप सुना होगा आपने एंथ्रासाइड, ब्यूटिनमिनस, ये तो है क्वालिटी ऑफ कार्बन से, उसको मतलब जो है बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कोल में, जैसे कि हमारे इंडिया में जो कोल मिलता है वो लो कंटेंट ऑफ कार्बन होता है ना, तो एंथ्रासाइड टाइप का तो कोल मिलता ही नहीं है। फिर उसके अगर लो कार्बन होगा तो उसमें ऐश जो है वो हाई कंटेंट होगा, और उसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और कैलोरीफिक वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी वजह से हम हीट अप कम कर पाएंगे, और हीट अप कब कर पाएंगे, मतलब कि ज्यादा हमको कोल लगेगा कुछ थोड़ा सा चीज को गर्म करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा गैस में ऑरेंज फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम आती है, लेकिन ब्लू फ्लेम में अगर आप चीज रखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जो ऑरेंज फ्लेम रहती है। तो ऑरेंज फ्लेम की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लू फ्लेम, तो ऐसे ही हमारी कोल के भी कंटेंट में होती है। ठीक है, तो कोल क्या है, कोल में कार्बन का बेसिकली बॉन्डिंग होती है, और कार्बन की जितनी कम बॉन्डिंग होगी उतना घटिया टाइप का या उतनी वर्स टाइप का कोल मिलता है। तो इंडिया में बहुत अच्छा टाइप का कोल मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी जहां मिलता है तो सबसे ज्यादा जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिलता है। छोटा नागपुर रीजन ही हो गया जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, 90% ऑफ इंडिया का जो कोल और आयरन जो होता है उसको रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं अपन, छोटा नागपुर रीजन को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया, जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, असम में मिलता है बोकारो वगैरह, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, तो ये पूरा जो आपका बेल्ट है वो कोल की बेल्ट है। तो कोल के टाइप देख लेते हैं, लेकिन जैसे कि एंथ्रासाइड, तो एंथ्रासाइड में तो बेस्ट कार्बन कंटेंट होता है, लाइक 90% ऑफ द कार्बन कंटेंट जो है वो आपका कोल का वो एंथ्रासाइड में मिलता है। मोस्टली जैसे थोड़ा बहुत मिलता है, पॉइंट में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसमें स्मोक कम निकलती है, ऐश कंटेंट भी कम निकलता है, और ये जो है बर्न करता है, विदाउट फ्लेम बर्न करता है, और ये बहुत मतलब हीट अप कर देता है मटेरियल को। ऐसे बिटुमिनस की बात करें तो 70 to 90% है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इसी टाइप का मिलता है हमारे यहाँ। यूज इन मेकिंग कोक बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर लिग्नाइट तो और लो क्वालिटी ऑफ कार्बन कोल होता है,
है जिसमें कार्बन कंटेंट 40 to 70% मिलता है, और इसे ब्राउन कोल भी कई बार बोलते हैं। और पीट तो मतलब बिल्कुल वर्स्ट, मतलब जो आप बोले कि मतलब कई बार आपने देखा होगा ना कि कोल बनता कैसे, प्रोसेस पता है ना, कि जब बिल्कुल डीप में फॉसिल्स जो है वो ड्यू टू मैग्मा और फिर मतलब अर्थ के जो इंटीरियर में जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है मॉइस्चर वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, और उसकी वजह से ये जो मिनरल्स बनते हैं, तो उसी में एक कोल होता है। तो जब ये नया नया फॉसिल्स सब बस डिग्रेड हुआ होता है, उसी को जब हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। या फिर कई बार जो अर्थ के कोर से दूर भी होता है तो इतनी ज्यादा हीट टेम्परेचर लग नहीं पाता है, तो इस वजह से भी ये बहुत अच्छा टाइप ऑफ कोल वेराइटी नहीं बन पाती है। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब वुड से कोल होता है या फिर फॉसिल फ्यूल से सीधा कोल जब बनने लगता है, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही पीट में होती है, फिर लिग्नाइट, फिर ब्यूटामिनस और फिर एंथ्रासाइट, ऐसा होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ कार्बन कंटेंट मिलता है, ये तो सबसे गंदा होता है। उसके बाद हम पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, तो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल बेसिकली जो मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो मर जाते हैं और फिर वो जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें बिल्कुल डीप में जाके और फिर वो बिल्कुल अर्थ में जो मतलब आपका ओशियनिक क्रस्ट से सीधा नीचे अर्थ में चले जाते हैं, और फिर वहां पे जब ये इनकी बॉडी से और ऑयल डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो इसकी वजह से पेट्रोलियम, डीजल, मिनरल, ये सब क्रूड ऑयल बेसिकली बोलना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल से फिर हम पेट्रोलियम और मिनरल इन सबको सेपरेट करते हैं। तो ऐसे बनता है हमारा पूरा क्या बोलते हैं पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कि बेसिकली जो हमारी ओशन की मैराइन लाइफ होती है, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे फिशेस हो, चाहे फिर मैरीन ऑर्गेनिज्म हो, उनकी वजह से जो जब वो मर जाते हैं और उसकी वजह से जो पूरा ओशन में जो आपको जिस टाइप का एटमॉस्फेयर मिलता है या एनवायरमेंट मिलता है, और वो जब वो डेप्थ ऑफ द अर्थ मतलब क्रस्ट में चले जाते हैं, कोर में चले जाते हैं, उसकी वजह से ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस जो है हम जो है इस ओशन से सक आउट कर लेते हैं। तो 20% इंडिया का क्रूड ऑयल गैस डिमांड इज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और 80% हमें खरीदनी पड़ती है, तो 80% हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जामनगर रिफाइनरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सब लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जामनगर में। तो चलिए आप बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में कि जामनगर बेसिकली कहाँ पे है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी मेनली कंटेन, इसमें मिथेन होता है, मिनरल ऑयल्स होते हैं। तो ये 75% अगर इंडिया में हम देखा जाए तो बॉम्बे हाइज बेसिक जो बॉम्बे का कोस्ट लाइन वाला एरिया है ना, तो वहां पे मिलता है। जैसे पूरा पेनिसुलर इंडिया है ना, तो यहाँ पे वाले एरिया में बॉम्बे हाई इस साइड के एरिया में आपको नेचुरल गैसेस मिलती है। लाइक आपका 40% जो उसमें होता है उसका जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं। लार्जेस्ट शेयर ऑफ नेचुरल गैसेस जो होती हैं उसमें प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का 40% यूज होता है नेचुरल गैसेस का बनाने में। फिर पावर जनरेशन की जाती है और 10% एलपीजी में, और ये एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है नेचुरल गैसेस भी तो खत्म हो जाएंगी, जैसे कि शेल गैस हुआ, रशिया, यूएस वगैरह जो शेल गैस जो कि आपके कॉन्टिनेंट के नीचे तक मिलती है शेल गैसेस। फिर कोल बैड मीथेन हो गए, मीथेन हाइड्रेट हो गए, टाइट सैंडस्टोन हो गया। तो ये एक तरीके से सारे कन्वेंशनल सोर्सेज आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बायोफ्यूल्स। तो फ्यूल्स जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल प्लांट्स होते हैं ना, उनसे ड्राइव किया होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल्स बोलते हैं। और इंडिया में मेनली सेंटर अराउंड कल्टीवेशन प्रोसेस, जैसे कि जेट्रोफा प्लांट से, ये सीड से जो है बायोडीजल बनाया जाता है। वेटलैंड्स एनकरेज ऑनली ऑन वेस्ट लैंड गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट लैंड। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये नहीं कि आपको अगर बायोफ्यूल से फायदा होने लगे तो आप एग्रीकल्चर ही ना करें, आप जो खाली लैंड आपके यहाँ पे पड़ी हुई है या गवर्नमेंट की लैंड पड़ी हुई है या फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसमें आप ये जेट्रोफा या बायोफ्यूल वाले जो है फॉसिल प्लांट्स लगा सकते हैं, नॉन फॉसिल प्लांट, और उनसे फिर जो है आप बायोफ्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम, जैसे कि शुगर केन से हम बायो इथेनॉल बनाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है 2017 में जो है रिसेंट में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई, क्योंकि हमें क्या करना है, एट लास्ट जो हमारा 80% इम्पोर्ट हो रहा है ऑयल वगैरह का, उसको हमें कम करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें दूसरों पे डिपेंडेंसी कम करनी है, हमें खुद की जो प्रोडक्शन है वो इंटीरियर ऑफ द मतलब इनलैंड ऑफ द इंडिया से ही करना है। तो इसीलिए जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी लेके आई गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी लाइक थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस टाइप से बनती है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो है वो थर्मल एनर्जी। बेसिकली क्या होता है कि पानी को गर्म किया जाता है, भाप से जो है वो टरबाइन को घुमाया जाता है और उसके थ्रू जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये पानी को जलाने के लिए आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स या कोल्स को जलाना पड़ता है, तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस का यूज किया जाता है। और ये 67% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इसी से हो रहा है। लेकिन हमें धीरे धीरे इसकी भी डिमांड जो है कम करनी है, ताकि जो है हम मतलब बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू जाएं, और जिसके लिए हमारी जो है ये डायरेक्ट कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं। और ज्यादातर हमारे थर्मल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में महाराष्ट्र में होता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी के बहाव से, जैसे डैम में पानी है तो उसको जब खोल दिया जाता है तो उसकी वजह से टरबाइन घूमते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि डैम से क्या है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो 18% अपने इंडिया में करीब डैम से या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। ये इको फ्रेंडली भी है, क्लीन है, रिन्यूएबल है, इसमें कोई बेसिकली कोल वगैरह नहीं चाहिए, कोई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा जो है अभी एडवांसमेंट होना बाकी है। लेकिन इंडिया में अभी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो आंध्र प्रदेश है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बेसिकली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है आपका, है ना, यूरेनियम का थ्योरियम से, और उसके जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं एक एटम दूसरे में, जब डाइवर्ट होता है, बेसिकली फ्यूजन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक फ्यूजन बोलते हैं उसको। तो जब वो 1 से 2 में टूटता है तो वो जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसके थ्रू जो है एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, और इंडिया में अराउंड 26% जो है न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जा रही है ना। उसके लिए हम क्या एलिमेंट लेते हैं, लाइक यूरेनियम ले लिया, थ्योरियम, जिरकॉन, बेरिलियम, इस टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ज्यादातर आपको कोस्टल में मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मोनोजाइट सैंड से जो है थोरियम निकाला जाता है, और थोरियम जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मतलब एक प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए ये आपको ज्यादातर कोस्टल लैंड में इंडिया के मिलेगा क्या, न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है न्यूक्लियर एनर्जी का वो है आपका तमिलनाडु, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि मतलब बेसिकली एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करने में जो है पॉल्यूट नहीं करता है। तो ये चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो, दोनों ही बहुत अच्छी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट देखे तो जैसे नरोरा यूपी, रावत भाटा राजस्थान, ये तो बहुत मतलब न्यूज में आता है, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, जैतापुर महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में तो आपके 3 है, फिर कैगा कर्नाटक, कापाक्कम जो कलापक्कम बोलते हैं कई बार उसको, तो तमिलनाडु में कुंडनकुलम, कई बार इसका जो है पानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो इसकी वजह से मैराइन लाइफ बहुत खराब हो जाती है, तो न्यूज़पेपर्स में रहता है तमिलनाडु में ये है, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेसिकली आपके क्या हो गए, ये जो है ये आपके एटॉमिक सेंटर्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहां से हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड मतलब विंड एनर्जी बेसिकली कि हवा के जो तेज बहाव है उससे जो है हम टरबाइन को घुमाने में यूज करें, और उससे जो वो टरबाइन घूमेगी तो उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी से हम उससे इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो मतलब उसको हमें यूज करना हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। तो एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ही मतलब बोला जाए 2 से 5% ही सिर्फ यूज होती है। तो 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड जो है इंडिया में है, लेकिन वो भी बहुत कम कंटेंट में, क्योंकि विंड के लिए विंड मिल्स वगैरह जो लगानी होती है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसका पूरा जो सेटअप है इसका, ठीक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है, ये हाई कॉस्ट एज कम्पेयर टू एफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेट, मतलब जितनी इससे पावर मिलती है उससे ज्यादा इसका प्लांट का मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर नागरकोइल तमिलनाडु में जैसे है तो उसी से सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद जैसे जैसलमेर में पूरा डेजर्ट वाला एरिया है ना, तो वहां पे भी इस टाइप के विंड मिल्स लगाए गए हैं जो कि यूज है मतलब यूजफुल है विंड एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी, तो पता ही है आपको कि जैसे डायरेक्टली सोलर एनर्जी या सोलर पैनल से सोलर के इंसुलेशन को कैप्ट कर लिया जाए, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करें, पानी गर्म करने के लिए यूज करें, इरिगेशन के पानी को पहुंचाने के लिए गाँव में खेतों में यूज करें, पंप चलाने के लिए यूज करें, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें बेसिकली क्या होता है, थर्मल मतलब गर्मी हीट को फोटोवोल्टाइक सेल्स में या फिर डायरेक्टली फोटोवोल्टाइक जो प्लेट्स होती हैं उससे सनलाइट को कैप्चर कर लिया जाता है, बाद में एक एनर्जी की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सोलर एनर्जी मिशन भी आपने सुना होगा गवर्नमेंट का 2022, जिसमें कि गवर्नमेंट का कहना है कि 20,000 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी को हमें कैप्चर करने की हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी तो एक तरीके से सूरज रोज उग रहा है, हम उसको यूज नहीं कर रहे मतलब, लेकिन वेस्ट जा रही है, लेकिन हम उसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट सोलर प्लांट अगर हम इंडिया में बात करें तो माधवपुर भुज में गुजरात में जो है वह सोलर एनर्जी यूज टू स्टरलाइज मिल्क केन, जो मिल्क केन्स होती है उसको स्टरलाइजेशन करने के प्रोसेस में जो है वो आपका माधवपुर में जो भुज में जो आपका सोलर प्लांट है वो यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो इसीलिए सोलर एनर्जी बहुत यूजफुल है। उसके बाद टाइडल एनर्जी के बेसिकली जो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड लो टाइड, जो आपके कॉन्टिनेंट मतलब आपके कोस्टल एरिया में जो मिलती हैं, तो क्यों ना हम उसको एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज करें। तो उस टाइप की जब एनर्जी को हम प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन में जब यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि टाइड अगर आप यूज करते हो तो ठीक है, नहीं तो टाइड तो आनी है ना। और ये ओशनिक टाइड कैन बी यूज टू जनरेट, इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, किसी भी टाइप की एनर्जी बना सकते हो।
तो इंडिया में जैसे गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें तो आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है टाइडल एनर्जी के लिए, तो उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे वाइजिंग जैम त्रिवंतपुरम में और या फिर कच्छ में ही 1-2 प्लांट्स जो है टाइडल एनर्जी के लगाए गए हैं। वही है इनका, जैसे विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, इनका इंस्टॉलेशन पीरियड मतलब जो एक बार जो प्रोग्राम पूरा इंस्टॉलेशन का होता है ना वो काफी कॉस्टली होता है, तो गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा सा सोच समझ के लगाती है। ओके तो ये सब हो गया जैसे ये टाइडल एनर्जी। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि ये वाला नॉर्मल आपका सी वाला एरिया, यहाँ पे हमने पूरा ये टरबाइन लगा दिया। अब जब यहाँ से टाइड आएगा या पानी बहुत तेज बहाव आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, फिर कुछ टाइम बाद जो है फिर से पानी बहाव चला जाएगा। तो जब ये पानी का बहाव जाएगा तब भी टरबाइन घूमेगा। तो इस टरबाइन के घूमने की एनर्जी को हम अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं और उससे हम बिजली बना सकते हैं, उसको हम मशीन में यूज कर सकते हैं, उसको हम फैक्ट्रीज में दे सकते हैं, उससे हम कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है हम टाइडल एनर्जी से यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, बेसिकली आपका जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब कोर में आप बात करते हो तो ये बहुत गर्म है ना। तो गर्म होता है, तो कई बार अपन ने जो वो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, गर्म स्प्रिंग, जो गर्म कुंड वगैरह आपको जो उत्तराखंड वगैरह में मिलते हैं, है ना, या येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो हॉट गीजर्स मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो भाप की वजह से इतना ज्यादा जो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और इतना हॉट होता है पानी की वो एकदम से प्रेशर की तरफ बाहर आता है। तो क्यों ना इस हॉट जो मतलब हॉट वाटर को या इस भाप को हम टरबाइन घुमाने के लिए यूज करें। तो ऐसा जैसे कि यहाँ पे आपके हॉट वाटर है तो यहाँ से आपका जो है शाफ्ट ले ली जाएगी और ये शाफ्ट से क्या है, स्टीम आपको निकल जाएगी और इस स्टीम से अपन टरबाइन को घुमाएंगे, उस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर से हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों के घर भेज देंगे और ये टरबाइन घूमने के बाद जो पानी बचेगा उसको फिर से हम कूल करके फिर से अंदर भर देंगे, मतलब अंदर फिर से शाफ्ट करके फिर से इंजेक्ट कर देंगे वेल में और फिर से ये धीरे से यहाँ पे नीचे क्या अर्थ का कोर है तो ये फिर से गर्म होता रहेगा, तो इसकी वजह से फिर से हमें फिर से भाप वाला पानी मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जो है हमारे मतलब इंडिया में इसे यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे पार्वती वैली, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत यूज किया जाता है और पुंगा वैली लद्दाख में, लेकिन ये बहुत थोड़ा ही बहुत यूज होता है, ऐसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद सोलर एनर्जी हम कर ही चुके हैं। उसके बाद हमारी आती है बायोगैस एनर्जी। तो बेसिकली बायोगैस एनर्जी जो होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके फेम का मतलब फार्म्स का वेस्टेज हो गया, शर्ब मतलब जो आपका बेसिकली कटाई का जो एक तरीके से पराली बोलते हैं ना, चावल बर्निंग में बोलते हैं, तो उस बायोगैस उसको हम जलाने के बाद उसका कुछ गैसेस का या उसका कुछ यूज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, या ह्यूमन वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो, उन सब एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड का जो वेस्टेज है उसके जो हम कन्वर्ट करें उस एनर्जी को इथेनॉल, एल्कोहल में, मिथेन में या अंडर स्टोरेज फ्यूल में, तो उससे हमारे पास जो गैसेस मिलेंगी या फ्यूल मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल या फिर बायोगैसेस। तो ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। कॉमन फ्यूल मतलब ये कॉमन फ्यूल जो अपन पेट्रोल डीजल यूज करते हैं ना उससे चीपर भी होती है और इसका जो रेसिड्यू मतलब जब इसका बचा हुआ पार्ट होगा ना उससे हम मैन्योर्स की तरह जो है ह्यूमन मेड मतलब बेसिकली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है कि केमिकल्स होते हैं, लेकिन मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, तो उसमें केमिकल्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बायोगैस भी बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद ओशन थर्मल एनर्जी, जैसे ओशन में, जैसे अभी अपन ने लैंड में बात करी थी जियो थर्मल, तो ऐसी ओशन के अंदर भी तो डेप्थ में भी तो गर्म पानी है, तो हम ओशन के थर्मल एनर्जी को यूज कर ले और फिर से हम ओशन से वो जो सक आउट वाटर है फिर से शाफ्ट से फिर से ओशन की डीप ओशन में डाल दें। तो इस टाइप के उससे फिर हम टरबाइन को यूज करें और उसको फिर से हम पानी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें या उस एनर्जी को हम किसी भी तरीके से यूज कर लें इन फ्यूचर। तो उस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो कि इंडिया में अभी कुछ चल रही हैं और अभी इंडिया का स्कोप है कि इन फ्यूचर और सोच सकता है, तो इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम से पूछ भी लिया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।